प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस 70 82 16 85 नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है बहुत ही कम प्राइस में दे दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा, आपके फोन के स्क्रीन पर लगाते चलिए आंसर देखिए। पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब बताओ जी, जब किसी वस्तु को हम लोग चार्ज देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर अचर रहेगा या फिर बढ़ या घट दोनों सकता है। तो जब भी किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, चार्ज आपको पता होना चाहिए कि एक होता है प्लस चार्ज और दूसरा होता है माइनस चार्ज, यानी कि एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो अगर हम किसी वस्तु पे चार्ज देंगे तो या फिर वो घटेगा या फिर बढ़ेगा, इसलिए आप कह सकते हो बढ़ या घट दोनों सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ओके, देखिए दूसरा नंबर सवाल ये रहा, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है, तो कूलम्ब बल जो है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ये रहा, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जी। बहुत ही आसान सा सवाल है, याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, देखिए फोर्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, तो ये कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक भाई, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए याद रखिएगा। वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए सिक्स नंबर सवाल को देखते क्या करा है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर की जब भी बात हो ना भाई, तो ये हमेशा जीरो होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। कौन सा, फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जी। लगाते चलो आंसर और क्लास को भी लाइक करते चलो। देखो किसी पदार्थ के परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है ये पूछा गया है, तो ये जो होता है ये 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है ध्रुवण का परिणाम भाई, तो ध्रुवण का परिणाम जो निर्भर करता है वो करता है द्विध्रुव स्थित ऊर्जा पर और ऊष्मीय ऊर्जा पर, यानी कि कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप में वृद्धि होगी तो चालक का पूछा गया प्रतिरोध क्या होगा, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर अर्धचालक हो तब घटेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, भाई आसान सवाल है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के द्वारा हम लोग एनर्जी को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है भाई, ये पूछा गया, एम्पियर घंटा पूछा गया है। तो एम्पियर घंटा जो होता है वो होता है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा ये पूछा गया आप सभी से, तो यह उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, चलायमान आवेश है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए,
एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, जोड़कर किसको जोड़कर, ये पूछा गया आप सभी से। तो वो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा जो होती है वो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी किसके द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो खोजी गई थी वो खोजी गई थी फैराडे साहब के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर। डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो आधारित है वो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कौन सा होगा भाई। 20 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, यह हो जाएगा हेनरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग संकेत एच से भी करते हैं। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारितीय प्रतिबाधा आए, सबका ओम ही होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डायनेमो, और अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो तब उसको हम लोग मोटर बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये पूछा गया आप सभी से, बताओ 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये होता है वेबर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, जिसे हम लोग WB के द्वारा निरूपित करते हैं। ओके चलिए देखिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। 1 से कम है तब पूछा गया आप सभी से, तब इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, तब यह ऋणात्मक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु लोह चुंबकीय होता है, लोहे का परमाणु लोह चुंबकीय, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भाई। और सबसे अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति पूछे तो वो लौह चुंबकीय का ही होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी। लो वही क्वेश्चन आ गया, लौह चुंबकीय कहा गया, ऑप्शन सी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। नमन कोण 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर अगर पूछे तब होता है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ नमन कोण का मान पूछा गया चुंबकीय ध्रुव पर तो हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सा है भाई सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, ये पूछा गया है, यह हो जाता है गामा रेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है कैसी भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कैसी होती है भाई, समतल दर्पण पूछा गया है, प्लेन मिरर कौन सा होता है, तो अनंत होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, बताओ जी किस कारण से हवा का बुलबुला जो है वो पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो यह होता है टोटल रिफ्लेक्शन के कारण, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अगर भाई न्यूनतम दूरी पूछे तब आप लगाना 25 सेंटीमीटर, अगर फोकस दूरी पूछे कितनी होती है तब होता है 2 सेंटीमीटर, अगर दूर बिंदु अनंत पूछे दूर बिंदु कितना होता है तो अनंत होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, सारा का सारा यही क्लियर कर लो भाई। सामान्य नेत्र के लिए अगर फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर होता
होता है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछे तब आप अनंत लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल कौन सा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? प्रकाश जो है वो किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? तो वो ईथर कण के कंपन से बनता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने से उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं क्या कहलाते हैं? और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो भाई याद कर लो, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने से उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 35 का। याद रखिएगा, तो आज के क्लास में हम 35 ऑब्जेक्टिव ही लाए थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। याद कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, जरूर कमेंट करिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।